शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। नमस्कार मित्रों, आज दूसरे दिन के प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल ऑनलाइन प्रशिक्षण में आपको साक्षरता कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया। साक्षरता कार्यक्रम की अवधारणा की जानकारी दी गई। साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विधाओं से आपको परिचित कराया गया, प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। आज के सत्र में आपको 3 नवीन विषयों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें सबसे पहला विषय है सर्वेक्षण, उसके अंतर्गत मैचिंग बैचिंग, वातावरण का निर्माण, साक्षरता कक्षाओं का संचालन। दूसरा IPCL पद्धति पर तैयार पठन पाठन सामग्री पर चर्चा। IPCL पद्धति के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये इसमें नहीं आया। IPCL पद्धति एक इम्प्रूव पेस एंड कंटेंट्स ऑफ लर्निंग है। सीखने की समुन्नत गति पर आधारित सामग्री तैयार होती है, उस पर चर्चा की जाएगी। प्रवेशिका के पाठों को पढ़ाने का प्रदर्शन होगा। मित्रों, सबसे पहले हम आपसे सर्वेक्षण, मैचिंग बैचिंग, वातावरण निर्माण तथा साक्षरता कक्षाओं के संचालन पर चर्चा करेंगे। आप कोरोना नामक वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सर्वप्रथम सर्वे कार्य आरंभ करेंगे। सर्वे के लिए राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वे प्रपत्र जो आपको दिया गया है, इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। आप चाहें तो यही कॉलम किसी रजिस्टर में बना लें और डोर टू डोर जाकर सर्वे कार्य आरंभ कर दें। सर्वे कार्य में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मास्क बहुत ज़रूरी है। परिवार के किसी एक व्यक्ति से सूचनाओं का संकलन किया जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सूचना देने वाला व्यक्ति आपको सही सूचनाएं दे रहा है कि नहीं। एक सरल तरीका और हो सकता है, चूंकि कोरोना महामारी की दस्तक अब गांव में भी पहुंच बना रही है, इसलिए आपको केवल ग्राम पंचायत के असाक्षरों की सूची तैयार करनी है। इसके लिए भी आपको परिवार से संपर्क करना पड़ेगा। परिवार का कोई सदस्य परिवार के असाक्षर व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी दे सकता है। उसके आधार पर आप असाक्षरों की सूची तैयार कर सकते हैं। सर्वेक्षण के समय ही आपको पंचायत में स्वयंसेवकों को भी खोज करनी होगी। स्वयंसेवक के रूप में ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जो साक्षरता कार्यक्रम में स्वेच्छा से समय देने के इच्छुक होंगे। इनकी भी सूची तैयार की जाएगी। मित्रों, सर्वे के उपरांत आपको मैचिंग बैचिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आप मोहल्लावार उपलब्ध असाक्षरों में 1:10 के क्रम में एक स्वयंसेवक के साथ 10 असाक्षरों की सूची तैयार करेंगे। सूची के अनुसार वो स्वयंसेवक 10 असाक्षरों को साक्षर करेगा। साक्षरता कक्षा आरंभ होने के पूर्व आपको अपने ग्राम पंचायत में व्यापक वातावरण निर्माण करना होगा। इसके लिए आपको दीवार लेखन करना होगा। चूंकि कोरोना नामक वैश्विक महामारी चल रही है, इसलिए आपको समन्वय में बैठकें, रैली इत्यादि नहीं करनी है। आपको घर घर जाकर साक्षरता कार्यक्रम के बारे में लोगों को जागरूक करना है। साक्षरता कक्षाओं में असाक्षरों को आने हेतु प्रेरित करना है। मित्रों, साक्षरता कक्षाओं में स्वयंसेवकों के माध्यम से संचालित की जाएंगी। इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बेहतर होगा कि स्वयंसेवक 5-5 लोगों को ही साक्षरता कक्षा में पढ़ाएं। साक्षरता कक्षाओं के लिए पठन पाठन सामग्री, नई किरण प्रवेशिका, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, रोलर बोर्ड, चाक, डस्टर, अन्य सहायक शिक्षण सामग्री आपको साक्षरता कक्षा संचालन के पूर्व ही उपलब्ध कराई जाएगी। मित्रों, साक्षरता कक्षा में
पठन पाठन का कार्य प्रतिदिन 2 घंटे चलेगा। पूरी प्रवेशिका को पढ़ाने में 4 माह का समय लगेगा। साक्षरता कक्षा में असाक्षरों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि साक्षरता कक्षाओं को रोचक बनाया जाए। साक्षरता कक्षा का आरंभ अभिवादन के साथ तथा समापन धन्यवाद के साथ किया जाएगा। स्वयंसेवक रोचक कहानियों के माध्यम से साक्षरता कक्षा को मनोरंजक बनाएंगे, जिससे लाभार्थियों की निरंतरता हमेशा बनी रहेगी। मित्रों, साक्षरता कक्षा में चर्चा के कार्यक्रम भी आप द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य पर चर्चा, कुपोषण पर चर्चा, वैश्विक महामारी कोरोना जो चल रही है इस पर जरूर चर्चा करानी पड़ेगी, फसलों की बीमारियों पर चर्चा आप कराते रहेंगे, जिससे साक्षरता कक्षा रोचक बनी रहेगी। लाभार्थी साक्षरता कक्षा में आते रहेंगे। पारस्परिक प्रचार प्रसार अभियान में 4 अतिरिक्त विषय जोड़े गए हैं, जिनके अंतर्गत वित्तीय साक्षरता, विधिक साक्षरता, चुनावी साक्षरता, आपदा प्रबंधन आदि विषयों की भी जानकारी दी जाएगी। मित्रों, राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश ने उपर्युक्त चारों विषयों पर बहुत सारी पठन पाठन सामग्री विकसित की है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको सामग्री भी दिखाएंगे जो तैयार की गई है। आगे के कक्षा में आपसे चर्चा करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश इंडिया लिटरेसी बोर्ड लखनऊ द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय चरण में आप सभी प्रशिक्षक बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ ये भी आशा करता हूं कि इस कोविड-19 महामारी से बचाव के सभी उपायों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करते हुए आप सभी स्वस्थ एवं सानंद होंगे। मित्रों, आज मैं आपको प्रौढ़ शिक्षा व साक्षरता कार्यक्रम पर कुछ और रोचक व तथ्यपरक जानकारी दूंगा। जब हम साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं तो एक प्रश्न ये जरूर उठता है कि ये वो प्रौढ़ शिक्षा या साक्षरता कार्यक्रम नहीं है जब कोई प्रौढ़ साक्षर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर खुश हो जाया करता था कि मैंने अपना नाम तो लिख लिया, मैं भी तो पढ़ लिख गया हूँ। क्या मात्र अपना नाम लिख लेने से ही कोई साक्षर हो जाता है, पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में आ जाता है? शायद नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो वही कहलाएगा जो सहज भाव से अपनी भाषा में पढ़ना, लिखना और अपना हिसाब किताब करना जानता हो। और इतनी ही दक्षता रखने वाला व्यक्ति अपने अच्छे गुणों की पहचान तो उसमें होती ही है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सकता है। वो अपने प्रगति के मार्ग का रास्ता स्वयं खोजने लगता है। सच पूछिए तो यही है कार्यात्मक साक्षरता। मित्रों, 5 मई 1988 को भारत सरकार द्वारा जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ किया गया तो प्रौढ़ शिक्षा के पिछले कार्यक्रमों से सबक लेकर उसमें व्यापक सुधार भी किए गए। आगे चलकर साक्षरता के मानक भी तय किए गए। ये भी तय किया गया कि किसी असाक्षर प्रौढ़ को साक्षर करने के लिए उनमें कितनी शैक्षिक दक्षता विकसित करनी होगी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारत सरकार द्वारा साक्षरता के जो मानक निर्धारित किए गए उनमें पढ़ने, लिखने और अपना हिसाब किताब करने यानी गणित की एक न्यूनतम दक्षता का भी निर्धारण किया गया। इनमें पहली शैक्षिक दक्षता है पढ़ना। पढ़ने में जो मानक तय किए गए वे ये हैं: प्रौढ़ असाक्षर की रुचि के विषय पर लिखे गए किसी आसान पैरे को सही तरीके से 30 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलकर पढ़ना, फिर 35 शब्द प्रति मिनट की दर से मौन वाचन यानी चुपचाप पढ़ना। इसके अतिरिक्त मार्ग के संकेतों, इश्तहारों, सरल हिदायतों, समाचार पत्रों तथा अपने कामकाज, रहन सहन से संबंधित लिखे संदेशों को पढ़कर समझना। तो मित्रों, ये तो हुए पढ़ने के मानक। अब लिखने के क्या मानक हैं वो भी बताता हूँ। लिखने के मानक हैं, पहला है तो 7 शब्द प्रति मिनट की गति से समझकर नकल करना, फिर 5 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतलेख यानी इमला लिखना,
इसके अलावा ठीक ठीक दूरी पर सीधी पंक्ति में लिखना और रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले फॉर्म भरना व छोटे मोटे पत्र तथा आवेदन पत्र लिखना। इसी तरह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारत सरकार द्वारा गणित की दक्षता के भी मानक निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। गणित में क्या है, 1 से 1000 तक के अंकों को समझकर पढ़ना तथा लिखना, छोटे मोटे हिसाब करना जिसमें जोड़ और घटाना 3 अंकों से ज़्यादा के न हों तथा गुणा व भाग 2 अंकों से ज़्यादा के ना हों। इसके अलावा भार, नाप तौल, रुपए पैसे, दूरी, क्षेत्रफल की मीट्रिक इकाइयों, समय की इकाइयों, अनुपात तथा ब्याज की साधारण जानकारी। तो मित्रों, यह है साक्षरता का मानक। जब कोई प्रौढ़ साक्षर इतनी शैक्षिक दक्षता अर्जित कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि वो असाक्षर व्यक्ति साक्षर हो गया है। इस बारे में मित्रों एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी मैं आपको देना चाहता हूँ, वो यह कि पढ़ने लिखने और गणित में इतनी दक्षता औपचारिक व्यक्तिगत शिक्षा के कक्षा 3 के छात्रों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है और इतनी दक्षता अर्जित करने में किसी छात्र को कम से कम 3 वर्ष का समय लगता ही है, जबकि हमारा प्रौढ़ साक्षर जिसकी उम्र 15 वर्ष से ऊपर है वो इतनी ही दक्षता 200 घंटों यानी 6 से 8 महीने की अवधि में ही प्राप्त कर लेता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होता होगा, परंतु ये एक सच्चाई है। इसका कारण ये है कि प्रौढ़ साक्षरों के पठन पाठन के लिए जो प्रवेशिका बनाई गई है वो प्रौढ़ मानस के सीखने की क्षमता और उसी के सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिवेश को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस प्रवेशिका के पाठ्यक्रम में प्रौढ़ साक्षरों की रुचियों, आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिवेश के विषयों को ही शामिल किया गया है। साक्षरता कक्षाओं में अपने अनुकूल वातावरण को पाकर वो प्रौढ़ साक्षर शीघ्र ही अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद असाक्षरों को साक्षर करने के लिए व्यापक बदलाव किए गए और IPCL पद्धति पर असाक्षरों के पठन पाठन पर बल दिया गया। IPCL का मतलब है इम्प्रूव्ड पेस एंड कंटेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की समुन्नत गति तथा विशेष सामग्री। IPCL में कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो ये है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए पहले 350 घंटे निर्धारित किए गए थे, जो घटाकर 200 घंटे कर दिए गए। दूसरे क्या है, असाक्षरों की प्रवेशिका में विषय सामग्री को सरल एवं सुबोध बनाने का प्रयास किया गया, जो लक्ष्य समूहों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा आर्थिक सामाजिक स्थितियों के अनुकूल हो सकी। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षार्थियों के मूल्यांकन की विधा ऐसे बनाई गई जिससे उनके मन में भय के बजाय आत्मविश्वास बढ़े और वो सीखने का अंग बन सकें। इसके साथ ही प्रौढ़ शिक्षार्थियों के सीखने के परिणाम के लिए उन्हें प्रमाण पत्र देने की भी व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें मानसिक शांति मिले। अंत में मैं आपको सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि असाक्षरों को साक्षर करने में यदि दिए गए निर्देशों एवं पठन पाठन के तरीकों को अपनाया जाता है और उनका यथावत पालन किया जाता है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश साक्षरता निकेतन लखनऊ द्वारा असाक्षरों को पढ़ाने के लिए नई किरण प्रवेशिका बनाई गई है। एक किताब में 24 पाठ हैं, जिसमें भाग 1 में 12 पाठ, भाग 2 में 12 पाठ। हर 4 पाठ के बाद एक जांच पत्र है। इस तरह से कुल 6 जांच पत्र हैं और इसकी पढ़ाने की अवधि 4 महीने से लेके 6 महीने तक इसको प्रतिभागी को पढ़ाकर उसको जो है साक्षर कर देना है। राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश साक्षरता निकेतन लखनऊ द्वारा असाक्षरों को साक्षर करने के लिए
भारत सरकार के नेशनल लिटरेसी मिशन मटेरियल प्रिपरेशन प्रमोशन कमेटी के द्वारा अनुमोदित नई किरण प्रवेशिका बनाई गई है, जो 4 से 6 महीने के अंतर्गत असाक्षरों को पढ़ाकर साक्षर बना देती है। अभी आपको मैंने असाक्षरों को साक्षर करने के लिए जो नई किरण प्रवेशिका दिखाई, उसके पाठों के पढ़ाने का क्रम इस प्रकार है। चित्र व चित्र की पहचान कराना। नंबर 2, चित्र के ऊपर चर्चा करना। नंबर 3, मूल शब्द। नंबर 4, मूल शब्द में आए हुए अक्षर व मात्राओं की पहचान कराना। 5वां, सिखाए गए अक्षर व मात्राओं से नए नए शब्दों का निर्माण कराना। 6ठा, पठन पाठन। 7वां, लिखाई। 8 नंबर, गणित रोपण लिपि में 1000 तक की गिनती सीधी व उल्टी गिनना व पहचानना। नाप, तौल, दूरी, मीट्रिक प्रणाली की इकाइयों का ज्ञान कराना। 3 अक्षर तक का जोड़, 3 अंकों का घटाव, 2 अंकों का जोड़, 2 अंकों का भाग और 2 अंकों का गुणा करना सिखाया जाएगा। नंबर 9, जांच फिर हस्ताक्षर। 10वां, अगला पाठ तभी पढ़ाया जाएगा जब उस पाठ का लिखित अभ्यास किताब और कॉपी दोनों पे करा लिया जाएगा। भाइयों, हमने अभी आपको नई किरण प्रवेशिका को पढ़ाने का तरीका बताया। अब मैं उसको प्रैक्टिकल रूप से आपको एक पाठ पढ़ाता हूँ। आप देखिए इस पाठ में यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं एक आदमी और एक औरत। औरत आदमी के ऊपर बोझा रख रही है। क्यों बोझा रख रही है? इसका ये महत्व है कि यदि नर और नारी दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो काम आसानी से हो जाएगा और घर सकुशल और आनंद रहेगा। दूसरा, ये हरा चारा ले जा रहे हैं जिससे अपने गाय और भैंसों को खिलाएंगे, बैलों को वो दूध दही आदि प्रदान करेंगे। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि नर नारी में समानता होना चाहिए और नर नारी को एक साथ अगर मिलकर काम करें तो कोई भी काम हो वो आसानी से हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है? काम और काज हो रहा है। क्या हो रहा है? काम काज। ये क्या हो रहा है? काम काज। तो जिस चित्र के बारे में हम बात कर रहे थे, काम और काज, वह काम और काज यह लिखा हुआ है। काम काज, काम काज, काम काज। काम और काज यही पाठ का मूल शब्द है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि जो ये मूल शब्द काम है और काज है, इसमें जो अक्षर आए हैं और मात्राएं हैं उनकी हम आपको पहचान कराएंगे। काम में देखिए पहले क्या आया है? का। फिर इसके बाद क्या आया है? आ की मात्रा। फिर इसके बाद क्या आया है? माँ। फिर इसकी इसी तरह से यहाँ पर क्या आया? पहला अक्षर का। फिर इसके बाद क्या है? आ की मात्रा। फिर क्या आया है? माँ। फिर इसी तरह से काज में आप देखें, का में पहले ही आ चुका है, आ की मात्रा पहले आ चुका है, एक नया अक्षर मुझे मिला, जा। तो हम काम और काज मूल शब्द से 3 अक्षर और 1 मात्रा सीखे। 3 अक्षर कौन कौन? का अक्षर, माँ अक्षर और जा अक्षर और आ की मात्रा। तो इस काम काज के पाठ से और काम काज के मूल शब्द से हमने का और माँ जा 3 अक्षर और आ की मात्रा सीखा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो का
आ और माँ और जा सीखे हैं, उससे हम नए नए शब्द बनाएंगे। अब देखिए शब्द कैसे बनाते हैं। ये का है, मैंने यहाँ का लिया, आ से कहा मेरे पास आओ, आ आए। फिर मैं का को यहाँ लाया, का हो गया। फिर मैं आ को यहाँ पे लाया, क्या हो गया, का। क्या हो गया, का। क्या हो गया, का। इसी तरह से माँ को लाए, फिर आ को लाए, फिर माँ को लाए, फिर आ की मात्रा यहाँ पे लाए, मामा। क्या हुआ, मामा। क्या हुआ, मामा। इसी तरह से फिर हम का को लाए और फिर माँ को लाए और फिर आ की मात्रा को लाए, क्या हुआ, कमा। क्या हुआ, कमा। क्या हुआ, कमा। फिर हम का को लाए, फिर आ की मात्रा को लाए और फिर माँ को लाए, क्या हुआ, काम। फिर हम इसी तरह से जा को लाए, फिर इसी तरह से फिर जा को लाए, क्या हुआ, जज। क्या हुआ, जज। क्या हुआ, जज। इसी तरह से हम फिर क्या लाए, जा, और फिर क्या लाए, माँ, फिर क्या लाए, आ की मात्रा, तो क्या हुआ, जमा। क्या हुआ, जमा। क्या हुआ, जमा। फिर हम यहाँ पे लाए माँ, फिर हम इसको लाए जा, क्या हुआ, फिर इसको लाए आ की मात्रा, मजा, तो क्या हुआ, काका, मामा, कमा, काम, जज, जमा, मजा। काका, मामा, कमा, काम, जज, जमा, मजा। काका, मामा, कमा, काम, जज, जमा, मजा। अब आगे देखिए इसको आगे कैसे पढ़ते हैं। काका का काम, काका का काम, काका का काम। अब आप लोग अपने मन से कहिए, काका का काम, काका का काम, काका का काम। काम का मजा, काम का मजा। अब अपने आप से कहिए आप लोग, काम का मजा, काम का मजा, काम का मजा। अच्छा, अब इस तरह से दोनों को मिला के पढ़िए। काका का काम, काम का मजा, काका का 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 काम का मजा। अच्छा, फिर आगे बढ़िए। काम कम, जमा कम, मजा कम। काम कम, जमा कम, मजा कम। काम कम, जमा कम, मजा कम। अब बिना दिखे पढ़िए। काम कम, जमा कम, मजा कम। काम कम, जमा कम, मजा कम। अब फिर हम मिला के पढ़ते हैं। काका का काम का मजा, काम कम, जमा कम, मजा कम। काका का काम का मजा, काम कम, जमा कम, मजा कम। काका का काम का मजा, काम कम, जमा कम, मजा कम। काका का काम का मजा, काम कम, जमा कम, मजा कम। काका का काम का मजा, काम कम, जमा कम, तो मजा कम हो, तो जमा जब कम होगा तो मजा तो कम आएगी ही है। अगला पाठ तभी पढ़ाएंगे जब पुराने पाठ का लिखित अभ्यास किताब और कॉपी दोनों पर हो जाएगा। शेत साहित्य पुस्तक पढ़ाने का तरीका। भाइयों, जब 4 या 6 महीने में नई किरण प्रवेशिका पढ़कर वो पढ़ाई लिखाई गणित के मानक को पूरा कर लेगा, उसकी पढ़ाई आगे बरकरार रहे और फिर वो असाक्षर न हो जाए, उसके लिए राज्य संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश ने नई सेतु प्रवेशिका बनाई है कि जो कि 90 घंटे उसको पढ़ाया जाता है ताकि उसकी साक्षरता बनी रहे। उसमें पहला पढ़ाने का क्रम है चित्र की पहचान व चित्र से संबंधित विषय पे चर्चा करना। दूसरा बिंदु है नई वर्ण व मात्राओं की पहचान करना। तीसरा क्रम है गद्य के पाठ पढ़ाने का क्रम इस प्रकार है। मौन पाठ नंबर 1, दूसरा प्रश्न, नंबर तीसरा सस्वर देख देख कर।
चौथा बोध प्रश्न, पांचवा कठिन शब्द का अर्थ बताना, छठवां कॉपी और किताब पर लिखित अभ्यास, सातवां पद के पाठों का तरीका, पढ़ाने का तरीका इस प्रकार है। आरोह अवरोह के साथ पाठ पढ़ाना। नंबर 2 अनुभूत से प्रश्न पूछें। तीसरा कठिन शब्दों का अर्थ। चौथा पद से पाठ पढ़ना और उसका अर्थ समझना, स्पष्ट रूप से बताना। पांचवा सौंदर्य और रस पर प्रश्न पूछना। छठा बोध प्रश्न। सातवां कठिन शब्दों के अर्थ बताना। आठवां किताब और कॉपी पर अभ्यास करना। नौवां संदेश। 10वां अगला पाठ तभी पढ़ाया जाएगा जब उसका लिखित अभ्यास किताब और अभ्यास पुस्तिका दोनों प्रकार के दिया जाएगा। फिर इसके बाद जांच, फिर इसके बाद आवश्यक सुधार और फिर हस्ताक्षर। अभी हमने जो सेतु प्रवेश का पढ़ाने का तरीका बताया है क्रम का, उसका एक मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। पाठ 1 नई रोशनी। यह चित्र में आप लोग देख रहे हैं, एक पुरुष है बोतल लिए हुए, एक महिला है, एक गगरी रखी हुई है, एक औरत वो कर रही है। इससे क्या आपको मालूम हो रहा है? इससे मालूम हो रहा है कि यह नशे में धुत होकर पत्नी से झगड़ा कर रहा है। नशा हमारे समाज के लिए घातक अपराध है। माया कक्षा 8 पास थी, देखने में सुंदर भी थी। अब माया कितनी सुंदर थी? माया बहुत सुंदर थी। माया कितनी पढ़ी थी? माया कक्षा 8 पास थी। पिछले वर्ष ही उसकी शादी हुई थी। ससुराल में वह खुश थी। उसका पति रमेश भी उसे चाहता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदल सा गया था। माया ससुराल में कैसे रहती थी? खुशी से रहती थी। क्या माया का प्रति इधर उसके पति का व्यवहार बदल गया था? हाँ, माया के पति का इधर कुछ दिनों से माया के प्रति व्यवहार बदल गया था, जिससे वो रूठने या उदास रहती थी। अब रमेश शराब पीने लगा था। नशे में वह रोज माया से झगड़ा करता, मारपीट करता। शराब कौन पीता था? माया का पति। उसका क्या नाम था? रमेश। वह क्या करता था? गाली गलौज करता था। रमेश की माँ भी अपने बेटे का साथ देती थी, ताने कसती, भरपेट खाने को भी नहीं देती थी। किसकी माँ माया को भरपेट खाने को नहीं देती थी? रमेश की माँ। और किसको ताना मारती थी? उसकी रमेश की पत्नी माया को। बेचारी माया दुखी रहने लगी। जैसे मैंने जिस क्रम से पढ़ाया, उसी क्रम से आपको भी सेतु प्रवेशिका कक्षा में असाक्षर प्रतिभागियों को, जो अब नवसाक्षर हो चुके हैं, इसी क्रम से उनको आगे पढ़ाते जाना है। इसके बाद उनको लिखना सिखाना है, पहले स्लेट पर, किताब पर, फिर इसके बाद किताब पर अभ्यास कार्य कराना है। और जब दोनों पर अभ्यास कार्य हो जाएगा तब पाठ पूरा माना जाएगा। जैसा अभी आपने देखा कि मैंने नई सेतु प्रवेशिका नवसाक्षरों को कैसे पढ़ाई जाएगी, गद्य को और पद्य को पढ़ाने का क्रमबद्ध तरीका बताया। उसी तरह से आप भी केंद्र में नवसाक्षरों को पढ़ाएंगे। जब इस तरह से वो पढ़ेंगे तो पूर्ण साक्षर हो जाएंगे और उनकी साक्षरता कभी विलुप्त नहीं होगी। अभी भाइयों, हमने आपको असाक्षरों को नई किरण प्रवेशिका कैसे पढ़ाई जाएगी, उसका क्या क्रम होगा, तथा उसके बाद नई सेतु प्रवेशिका कैसे पढ़ाई जाएगी, उसके गद्यों को, उसके पद्यों को कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे लिखाया जाएगा, कैसे गणित सिखाया जाएगा, ये है मैंने आपको सिखाया।
इसी तरह से आप लोग भी अपने केंद्र पर इसी तरह से सुनियोजित, सुव्यवस्थित, सुसज्जित और सुशिक्षित तरीके से आप केंद्र का पढ़ाई का संचालन करेंगे। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार हो। बहुत बहुत बधाई।